डेरिवेटिव शुरू करने से पहले हम कुछ एक टर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म इज क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। मेजर करने के दोनों मेथड हो सकते हैं। क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स जैसे मान लीजिए आपको टेबल की लेंथ मेजर करनी है तो आप उसके साथ स्केल लगा के उसे मेजर कर सकते हो। इनडायरेक्टली मेजरमेंट कैसे है? मान लीजिए आपको अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखना है, तब आप कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे। आप डायरेक्ट स्केल वाला मेथड अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या है? एनी क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट रिप्रेजेंट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, कोई भी सर्कमस्टांस हो जाए। 3 पाई की वैल्यू जिसे आप लिखते हो 3.14, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी वैल्यू पीछे आपने 2.7183 लिखी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स। अगर वेरिएबल्स की बात करें, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, द quantities which can take different values during mathematical operations are called variables. Generally हम variables को x, y, z, etc. के साथ denote करते हैं। Variables क्या हैं? Quantities that can take different values. Independent and dependent variables. Independent variables क्या है? ऐसे variables जिनकी value एक गिवन रेंज में हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने फिजिक्स में 9th-10th क्लास में जो इक्वेशन लिखी थी उसको दोबारा से लिखते हैं v इज इक्वल u प्लस 80। u आपने फिक्स कर दिया 5, a आपने फिक्स कर दिया 2। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम है इसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 से 10 सेकेंड के बीच में है। मीन्स पार्टिकल 0 से 10 सेकेंड के बीच में चला। तो अब मैं यहाँ पर t को 0 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो ये जो t है, दिस t will act as independent variable as it can have any value within specified limits. Fine. Now we have dependent variable. अब ये देखिए कि v की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की। v इज वेरिएबल, v की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बट v की वैल्यू आएगी कितनी? इट विल प्योरली डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ t, मींस v डिपेंड्स अपॉन t, दैट इज व्हाई v इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर t को मैं 0 पुट करूंगा तो v 5 हो जाएगा, t को 1 पुट करेंगे तो v यहाँ पर 7 हो जाएगा, t को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे v 9 हो जाएगा, t को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर v 11 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ v डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ t, दैट इज व्हाई v इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म इज फंक्शन। फंक्शन अगर किसी वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है थ्रू सम रिलेशन, जैसे एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को दोबारा से लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पर v की वैल्यू डिपेंड करती है t के ऊपर थ्रू दिस रिलेशन। ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लीनियर रिलेशन। तो v की वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे वेरिएबल के ऊपर थ्रू अदर वेरिएबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशन, देन दिस इज कॉल्ड, ठीक है, फंक्शन। अब t की एक वैल्यू के लिए v की एक वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इस रिलेशन में ये खासियत होनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग v यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही रिजल्ट आना चाहिए।
तो फंक्शन है क्या? ध्यान से एक बार डेफिनेशन सुनेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ another variable quantity through certain relation such that there exists only one finite value of dependent variable for each value of independent variable. क्लियर? अब अगर मैं इसी कंसेप्ट को ऐसे लिखूं, y is equal to fx. This is standard way to represent. Y is dependent variable and x is independent variable. ठीक है? F stand for function. तो इसका मतलब क्या है? Y is a function of x, which means that value of y depends upon value of x. Clear? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है y is equal to 2x² plus 3x plus 4. ठीक है? यहाँ पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड I can say that y is a function of x. यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं क्या कह सकता था? v is a function of t. क्लियर? अब अगर मैं x की एक वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए 1 पुट कर देता हूँ, तो y की मेरे पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। 2 into 1, 3 into 1 plus 4, 2 plus 3, 5 plus 4, 9. तो y will be equal to 9. अब फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे पावर फंक्शन की। पावर फंक्शन अगर मैं लिखता हूं y is equal to x raised to power n, पावर में मैंने लिख दिया, then such function is called power function. अगर n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो ये पावर फंक्शन से कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, y की वैल्यू पक्का से हमेशा के लिए 1 हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से y is equal to sin x या y is equal to cos x या y is equal to cos x into tan x एटसेट्रा प्लस भी कर सकते हो, प्लस साइन स्क्वायर x। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, y will represent dependent variable and x will represent independent variable. Next function is exponential function. अगर मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरह से y is equal to a raised to power x, where a is some constant. ठीक है? अब यहाँ पे पावर फंक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो कांस्टेंट की पावर में है, ये की जो पावर है वो वेरिएबल है। इधर जब हमने पावर फंक्शन लिखा था तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ y is equal to e raised to power x, e क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 2.7183। ठीक है? और एग्जांपल लिख सकते हो 4 raised to power x हो गया। These are examples of exponential functions. Next we have logarithmic function. ऐसे functions जिनमें log अपीयर हो रहा है, जैसे y is equal to log x या y is equal to log 2x plus 3। ठीक है? बेस कुछ भी हो सकता है, से बेसिस e, y is equal to log 2x plus 3 with base e. These are few examples of logarithmic functions. Next topic is limit of a function. इसे समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y which is a function of x. इसको मैं लिखता हूँ
एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 2? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे लिखोगे 2 raised to power 3 minus 8 upon 2 minus 2। आप लिखोगे 8 minus 8 by 2 minus 2 means 0 by 0, which is indeterminate form। मीन्स इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 by 0 को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन्स इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ध्यान रखना है ये वैल्यू इन्फिनिटी भी नहीं है। कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 by इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है फॉर x इज इक्वल टू 2। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 2। बट अगर मैं ये देखूं कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास कितनी आती है तो क्या होगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल में लेता हूं कि x की वैल्यू 1.98 है, तो क्या मैं यहाँ पर y की वैल्यू लिख सकता हूँ। y की वैल्यू कितनी आएगी 1.98 raised to power 3 minus 8 upon 1.98 minus 2। On calculation you will get this value 11.88। अगर मैं x को 2 के और नजदीक ले जाता हूँ, x की वैल्यू 1.99 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इसी फंक्शन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट है वो 12 के और पास चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैंने 2 को अप्रोच करती हुई लिखी। These are not exactly equal to 2 but these are very close to 2। अगर मैं x को और ज्यादा 2 के पास लेके जाता हूं तो y की वैल्यू और ज्यादा 12 के पास जाती है। इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने x को 2 से कम रखा। अगर x को अब 2 से ज्यादा ले बट क्लोज टू 2 मीन्स 2.01 अगर मैं पुट करूं तब y की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेशन करने पर कितनी आएगी 2.01 raised to power 3 minus 8 upon 2.01 minus 2। On calculation I will get this value 12.06। अगर ठीक ऐसे 2 को मैं और थोड़ा सा जो x की वैल्यू है 2 से थोड़ी सी दूर ले जाऊं तो ये कैलकुलेशन आती है 12.12। मीन्स कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 नहीं है, या तो मैं 2 से थोड़ा कम रखता हूं या 2 से थोड़ा ज्यादा रखता हूं। दोनों ही सिचुएशंस में जैसे जैसे हम लोग 2 के पास जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं 2 के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू 12 के पास जा रही है। मीन्स आई कैन से दैट एज x approaches to 2 y approaches to 12। This arrow represent approaches to, as x approaches to 2 y approaches to 12। Make it sure that function is not defined when x is equal to 2। Okay? इसी कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, LT स्टैंड्स फॉर लिमिट x approaches to 2, फिर फंक्शन x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 12। मीन्स LT लिमिट मीन्स x approaches to 2 है बट x कैन नेवर बी इक्वल टू 2। दिस इज फंक्शन और बाद में जो रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू 12। As x approaches to 2, this function will approach to 12। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन जनरल एक्सप्रेशन में, लिमिट as x approaches to a, fx approaches to l। फाइन।